प्रभात विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं: पूर्व निषेचन, निषेचन और निषेचन पश्च। इनमें से अपन ने पूर्व निषेचन पढ़ लिया। पूर्व निषेचन के अंतर्गत अपन ने नर जन्नांग पुमंग, फिर पुमंग का प्रत्येक भाग पुंकेसर, फिर लघु बीजाणु धानी और नर युग्मक परागकण। उसके बाद में मादा जन्नांग जायांग, जायांग का प्रत्येक भाग स्त्री केसर या अंडक, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु जनन और मादा युग्मक भ्रूणकोश। उसके पश्चात अपन ने पढ़ा था परागण, और परागण के पश्चात निषेचन और त्रिसंलयन। आवृतबीजी पादपों की एक मुख्य विशेषता होती है कि इनमें निषेचन की क्रिया जो है वो 2 बार होती है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहते हैं। और इसके ऊपर प्राय बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है, इसलिए इसको आप ध्यान पूर्वक समझिए। अपन ने पढ़ा था परागण, और परागण के पश्चात क्या होता है? पराग अंकुरण होता है। पराग अंकुरण के पश्चात निषेचन की क्रिया होती है। तो ये आप लोग देख लीजिए, ये क्या है? मादा युग्मक भ्रूणकोश है। और भ्रूणकोश के लिए याद रखिए पहली बात, मादा युग्मक भ्रूणकोश, ठीक है। और नर युग्मक परागकण। अब पराग नलिका आएगी। पराग नलिका क्या करेगी? पराग नलिका 3 केंद्रकों को परिवहन करती है, जिनमें से कायिक केंद्रक भ्रूणकोश की दीवार को तोड़ने के काम में आ जाता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था 1 नंबर का प्रश्न, पराग नलिका का दिशा निर्देशन कौन करता है? तो पराग नलिका का दिशा निर्देशन ये जो सिनर्जिड सेल है, सहायक कोशिका है, इसमें पाया जाने वाला ये जो तंतुवत समुच्चय है, ये तंतुवत समुच्चय क्या करता है? पराग नलिका का दिशा निर्देशन करता है, ठीक है। अब एक नर केंद्रक और एक अंड कोशिका का केंद्रक, या यूं कहते हैं प्राक केंद्रक, आपस में संलयित होते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन, ठीक है, या प्रथम निषेचन। दूसरा नर केंद्रक जो है वो ये अपनी थी द्वितीयक कोशिका, या इसको अपन ने ध्रुवीय कोशिका भी कहा था। ये द्वितीय कोशिका या ध्रुवीय कोशिका है। तो द्वितीय कोशिका और ध्रुवीय कोशिका के साथ एक नर केंद्रक मिलकर यहां क्या करेगा? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण करेगा, या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है, ठीक है। अंड कोशिका युग्मनज का निर्माण करती है, अर्थात निषेचन की क्रिया के अंतर्गत क्या होगा कि जो युग्मक बने थे, तो आप लोगों को बताया हुआ है युग्मक क्या है? युग्मक एक अगुणित संरचना है, ठीक है। अगुणित संरचना से वापस निषेचन की क्रिया के द्वारा द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है। तो यहां द्विगुणित संरचना क्या बनी अपनी? युग्मनज, यानी युग्मक और नर युग्मक और मादा युग्मक और युग्मक मिलकर क्या बन गए? 2n, द्विगुणित संरचना। अर्थात एक बार बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि भ्रूणपोष की सूत्र गुणिता क्या होती है? तो यहां देखिए, एक नर केंद्रक और 2 भ्रूणकोश के केंद्रक, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे? 3 केंद्रकों का निर्माण कर लेंगे। तो इनकी सूत्र गुणिता जो है वो क्या हो जाएगी? त्रिगुणित, अर्थात ट्रिप्लॉइड। भ्रूण कोश जो है वो निषेचन के पश्चात बदल जाता है किसमें? भ्रूण पोष में। और भ्रूण पोष की सूत्र गुणिता क्या होगी? त्रिगुणित होगी, जबकि युग्मनज की सूत्र गुणिता क्या होगी? द्विगुणित होगी। आवृतबीजी पादपों में यहां 3 केंद्रकों का संलयन होता है, इसलिए इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन और निषेचन की क्रिया एक बार यहां हो रही है, एक बार यहां हो रही है, इसलिए ये क्या हो गया? द्विनिषेचन। तो ये आवृतबीजी पादपों की मुख्य विशेषता होती है कि इनमें द्विनिषेचन और त्रिसंलयन की क्रिया पाई जाती है। उसके बाद में अपना टॉपिक आता है कृत्रिम संकरीकरण।
तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। कृत्रिम संकरीकरण के अंतर्गत अपने प्रैक्टिकल के अंदर भी 4 प्रैक्टिकल हैं, जो कि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है तो ये नए सरी से अपने को प्रैक्टिकल की फाइल बनानी पड़ेगी। तो उसमें ये 4 प्रैक्टिकल भी है। क्या क्या है वो एक एक करके देखिए। कृत्रिम संकरीकरण, सबसे पहले कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल, कोई भी जीवित जीवों के अंदर जो क्रिया मनुष्य के द्वारा करवाई जाती है तो उसको हम कह देंगे कृत्रिम। और प्रकृति में जब अपने आप यह क्रिया हो रही है तो वो प्राकृतिक। संकरीकरण का अर्थ होता है कि जब हम 2 भिन्न भिन्न किस्मों के मध्य संलयन की क्रिया करवाते हैं तो उनसे जो संतति उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं संकर, और यह क्रिया कहलाती है संकरीकरण। तो सबसे पहले आप लोगों ने पीछे की कक्षाओं में भी पढ़ा है, मेंडल ने ये प्रयोग किए थे। मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधित प्रयोग किए थे। तो उन्होंने क्या किया कि पराग कणों को ब्रुश पे लेकर और वर्तिकाग्र तक छिड़कने का कार्य किया था, और उसके द्वारा फिर नई संतति का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम संकरीकरण। यानी परागण की क्रिया जो है वो मानव के द्वारा जब संपन्न करवाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम संकरीकरण। अब इसके अंतर्गत 1-2 छोटी छोटी क्रियाएं आती है, जैसे सबसे पहले विम्पुंसन। तो विम्पुंसन किसे कहते हैं? 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, और ये विम्पुंसन का अपने एक प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, तो जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, अर्थात जिन पुष्पों में दोनों प्रकार के जननांग उपस्थित होते हैं, उन पुष्पों में नर जो जननांग है, नर जननांग पुमंग, और पुमंग का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर। उन पुंकेसरों को चिमटी या कैंची की सहायता से हटाना या तोड़ना क्या कहलाता है? विम्पुंसन। अर्थात जो एक लिंगी पुष्प है उनमें विम्पुंसन की क्रिया नहीं करवानी पड़ती, केवल जो द्विलिंगी पुष्प है अर्थात जिसमें दोनों प्रकार के जननांग उपस्थित होते हैं उनमें से नर जननांग को हटाना क्या कहलाता है? विम्पुंसन। ठीक है, द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसरों को हटाना या नर जननांग पुमंग को हटाना क्या कहलाता है? विम्पुंसन। उसके बाद में विम्पुंसन के बाद में क्या करते हैं? दूसरी क्रिया आती है बोराकरण या थैलीकरण। नर जननांगों को हटा दिया। जैसे मान लीजिए ये पुष्प है और इस पुष्प के अंदर से ये अपना मादा जननांग है और ये नर जननांग है। ठीक है, पुंकेसर। तो इन पुंकेसरों को कैंची की सहायता से हटाना या चिमटी की सहायता से हटाना या इनको तोड़ना, इनको हटा दिया, ये क्रिया क्या कहलाती है? विम्पुंसन कहलाती है। और अब अपन जानते हैं नर जननांगों को हटा दिया, अर्थात यहां हमने क्या किया? स्वपरागण की क्रिया को रोक दिया। अब इसी स्वपरागण में भी हम ये कह सकते हैं कि स्वक युग्मन की जो क्रिया है उसको रोक दिया, यानी इसके पुंकेसर से परागकण इसके ऊपर नहीं गिर सकते। अब दूसरे परागकण भी इसके ऊपर आकर गिर सकते हैं, वर्तिकाग्र के ऊपर, अर्थात हवा के द्वारा या कीटों के द्वारा। तो इसके लिए क्या करते हैं? इस पुष्प के चारों तरफ एक पतली पॉलीथीन को बांध दिया जाता है, या जो पतले कागज आते हैं उन कागज की शीट को इनके चारों तरफ बांध दिया जाता है, ताकि वो परागकण अगर प्राकृतिक रूप से वायु के द्वारा या कीटों के द्वारा इसके वर्तिकाग्र के ऊपर आकर गिरे वो नहीं गिर सके, वो इस थैली के ऊपर ही रह जाए। इसलिए इस क्रिया को क्या कहते हैं? बोराकरण या थैलीकरण। उसके बाद में तीसरी क्रिया आती है जिसको अपन कहते हैं टैगिंग। तो टैगिंग आप लोग जानते हैं कि कोई भी विशेष सूचना होती है उसको हम एक कागज के द्वारा किसी पन्ने पर, किताब के ऊपर अपन टैग लगाते हैं। ठीक है, ताकि दोबारा जब उसको खोलना हो तो डायरेक्ट उस पेज को ही खोल लिया जाए। तो उसी प्रकार जिस पुष्प के अंदर, जिस पादप के अंदर विम्पुंसन या थैलीकरण की क्रिया की गई है उसके अंदर क्या करते हैं? एक इस प्रकार से एक पट्टिका डाल देते हैं, और उस पट्टिका के ऊपर ये डेट जो है वो लिखी हुई रहती है, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ रहता है कि इसमें विम्पुंसन की क्रिया कब की गई और बोराकरण की क्रिया कब की गई। और अब जो कृत्रिम परागण है, अर्थात पराग कणों को क्या करते हैं? पराग कोष को तोड़कर और
पुंके नर युग्मक पराग कणों को ब्रुश के ऊपर लेकर, और जैसे ही यहाँ वर्तिकाग्र मैच्योर होगी तो इस थैली को हटाकर और उन पराग कणों को इसके ऊपर डाल दिया जाएगा और थैली को वापस बांध दिया जाएगा। तो यह क्रिया, इन सब की सूचनाएं एक पट्टिका के ऊपर लिखित रूप से अंकित रहती है और उस पट्टिका को, उस पुष्प को पहना देते हैं माला की तरह। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? टैगिंग कहते हैं। तो ये 3 क्रियाएं अपने विंपूषण, बोराकरण या टैगिंग, ये कृत्रिम संकरीकरण के अंतर्गत आती है। अब देखिए, ये जो अपन ने क्रियाएं पढ़ी थी कि प्राथमिक निषेचन और द्वितीयक निषेचन। तो प्राथमिक निषेचन से क्या होता है? प्राथमिक या वास्तविक या सत्य निषेचन। प्राथमिक, वास्तविक या सत्य निषेचन के द्वारा क्या होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। आवर्त बीजी पादप जो है पुनः अपनी द्विगुणित अवस्था प्राप्त कर लेंगे, और इसके पश्चात जो द्वितीयक निषेचन की क्रिया होती है या द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है, इससे क्या होगा? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होगा, और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बारंबार विभाजित करके और भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। अर्थात यहां पर अपने पास क्या आ गया? तीसरी क्रिया आ गई अपनी निषेचन की। कौन सी? निषेचन पश्च। अब हमने क्या पढ़ लिया? पूर्व निषेचन की क्रिया पढ़ ली, निषेचन की क्रिया पढ़ ली। अब पश्च निषेचन के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। एक तो अपना भ्रूण का विकास जिसे भ्रूणोद्भव कहते हैं, और दूसरा भ्रूणपोष का विकास। ठीक है, तो भ्रूणपोष जो है अपनी प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विकास की क्रिया के दौरान 3 प्रकार के भ्रूणपोष बनते हैं। देखिए, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, त्रिसंलयन की क्रिया के द्वारा ये 3 केंद्रक जो आपस में मिले थे, इससे क्या बना? प्राथमिक भ्रूणपोष, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से क्या बनता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो द्वितीय कोशिका थी एम्ब्रियो सैक के अंदर, भ्रूण कोश के अंदर जो द्वितीय कोशिका थी या ध्रुवीय कोशिका थी, वो निषेचन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण करती है? भ्रूणपोष का निर्माण करती है। और अंड कोशिका जो है वो युग्मनज का निर्माण करती है, और युग्मनज से फिर भ्रूण का निर्माण होता है। तो युग्मनज से भ्रूण का निर्माण भ्रूणोद्भव कहलाता है। ठीक है, तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के अंतर्गत देखिए 2 उदाहरण है अपने पास। सबसे पहले उदाहरण अपन बात करें अगर नारियल के पानी की। ठीक है, तो नारियल का पानी क्या है? नारियल का पानी केंद्रकीय या मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। होता क्या है? इधर देखिए, अपन इसको तीनों को डायग्रामेटिकली रूप से समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये तो क्या है अपना युग्मनज, और अभी युग्मनज भी धीरे धीरे विकास करके क्या करेगा? भ्रूण का निर्माण करेगा। तो इसको अपन प्री एम्ब्रियो कह देते हैं या प्राक भ्रूण हिंदी में। और अब जो भ्रूणपोष है, इस भ्रूणपोष के अंतर्गत जो त्रिगुणित संरचना का निर्माण हुआ है, वो त्रिगुणित संरचना क्या करेगी? लगातार विभाजन करती रहेगी। लगातार विभाजन करने से यहां पर इस प्रकार से क्या होगा? बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण होता जाता है। ये क्या बनेंगे? इसमें केंद्र की केंद्रक बनेंगे, अर्थात केवल केंद्रक विभाजन होता है। पिछले साल अपन ने कोशिका विभाजन पढ़ा था, तो कोशिका विभाजन को अपन 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? पहला है केंद्रक विभाजन, दूसरा कोशिका द्रव्य का विभाजन, अर्थात कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो केंद्रक विभाजन के पश्चात क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। लेकिन केंद्रकीय या मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष के अंतर्गत केवल केंद्रकों का ही विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। तो इस प्रकार से भ्रूणपोष के अंतर्गत क्या होगा? केवल केंद्र की केंद्रक होंगे, और ये केंद्र क्या करते हैं? वृद्धिशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने का, चाहे इसका भ्रूणपोष हो चाहे इसका भ्रूणपोष हो, अर्थात कोशिकीय भ्रूणपोष हो या माध्यमिक या हिलोबियल भ्रूणपोष हो, भ्रूणपोष का कार्य क्या है? वृद्धिशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने का। लेकिन ये अपनी संरचना
और विभाजन के दृष्टिकोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है केंद्रकीय या मुक्त केंद्रकीय। उदाहरण आप नारियल का पानी समझ सकते हैं। और उसके पश्चात जो आप नारियल का गुदा जो होता है, जिसको हम साधारण भाषा में चिटकी कहते हैं, वो खाते हैं, तो वो क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। तो 2 उदाहरण, एक ही उदाहरण को हम 2 प्रकारों में काम में ले सकते हैं। केंद्रकीय या मुक्त केंद्रकीय का उदाहरण नारियल का पानी, कोशिकीय का उदाहरण नारियल का गुदा। इसके अलावा मक्का, गेहूं, चावल, सूर्यमुखी में भी इसी प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। और भ्रूणपोष अपनी वृद्धि की अवस्था में या मेच्योर अवस्था में क्या कर लेता है, जब अंतिम समय आ जाता है, भ्रूण का विकास पूर्ण हो जाता है, उसके पश्चात ये क्या कर लेता है, उसके पश्चात ये कोशिका द्रव्य का भी विभाजन कर लेता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, और कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है, और साथ साथ में इसमें एक बड़ी आकार की केंद्रकीय आकार की रिक्तिका का निर्माण भी हो जाता है। रिक्तिका आप लोगों को 11वीं में पढ़ा हुआ है, बताया हुआ है। रिक्तिका या वैक्यूल क्या होता है, इस प्रकार की संरचना जिसमें कोशिका के अजैविक पदार्थ भरे हुए रहते हैं, या एक प्रकार से क्या कहते हैं, रिक्त स्थान, खाली स्थान। ठीक है, दूसरा उदाहरण कोशिकीय, एक उदाहरण आपको बता दिया कोशिकीय भ्रूणपोष का, क्या, नारियल का गुदा। इसके अलावा धतूरा और पिटूनिया में भी कोशिकीय प्रकार का भ्रूणकोष पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, कोशिकीय भ्रूणकोष के अंतर्गत कि केंद्रक विभाजन के साथ साथ में कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता रहता है। और कोशिका द्रव्य का विभाजन होने के कारण इसके अंदर क्या होगा, जो पादपों की विशेषता है, पादपों की क्या विशेषता है कि इसके अंदर कोशिका भित्ति जो है वो पाई जाती है। तो कोशिका द्रव्य के विभाजन के कारण इनमें कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति का भी निर्माण होता रहता है। अर्थात केवल केंद्रक विभाजन नहीं होता, केंद्रक विभाजन के साथ साथ इस प्रकार से कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता रहता है। इसलिए इस प्रकार के भ्रूणपोष को क्या कहते हैं, कोशिकीय विभाजन। ठीक है, केंद्रक विभाजन के साथ साथ क्या हो रहा है, कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो रहा है। तीसरा है माध्यमिक या हिलोबियल। तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था भ्रूणकोष। तो भ्रूणकोष के अंतर्गत ये दिशा बीजांड द्वारीय क्षेत्र की ओर है, और ये दिशा किसकी ओर है, छलाजल भाग के अंतर्गत या निभागीय भाग की ओर भी है। ठीक है, तो यहां जो भ्रूणपोष केंद्रक बना है, द्विनिषेचन और त्रिसंलयन की क्रिया के द्वारा भ्रूणपोष जो केंद्रक बना है, उस भ्रूणपोष केंद्रक के पश्चात क्या होता है, 2 प्रकार की कोशिका बनती है। ठीक है, यानी प्रथम जो विभाजन होगा, उस प्रथम विभाजन से 2 केंद्रक बने। 2 केंद्रकों में से एक केंद्रक तो क्या करता है, एक केंद्रक तो मुक्त केंद्रकीय विभाजन करता है, और निभागीय क्षेत्र की ओर जो केंद्रक बनता है, एक केंद्रक, 2 केंद्रक बने, और एक केंद्रक क्या कर लेगा, अपने चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेगा। जबकि दूसरा केंद्रक जो है वो मुक्त रूप से विभाजन करता जाएगा। अर्थात ये क्या हो गया, एक तरह से अपन कह सकते हैं कि ये जो कोशिकीय और केंद्रकीय भ्रूणकोष अपन ने पढ़े हैं, इस कोशिकीय और केंद्रकीय भ्रूणकोष का दोनों का मिला जुला रूप होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, माध्यमिक या हिलोबियल। यानी निभागीय क्षेत्र की ओर इसके अंतर्गत जो कोशिकाएं बनेगी, उन कोशिकाओं में तो क्या होगा, केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी चलता रहेगा, जिससे इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण भी होता रहेगा। जबकि बीजांड द्वारीय क्षेत्र की ओर क्या होगा, केवल रूप केंद्रक का ही विभाजन होगा, अर्थात मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता रहता है। और इसे एसएफओ डेलस पादप के अंतर्गत अपन देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, निषेचन पक्ष के अंतर्गत सबसे पहले भ्रूणपोष का निर्माण। भ्रूणपोष अपनी प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला मुक्त केंद्रकीय, दूसरा कोशिकीय, तीसरा माध्यमिक। मुक्त केंद्रकीय के अंतर्गत केवल केंद्रक का विभाजन होता है। दूसरा कोशिकीय, इसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है। और तीसरा माध्यमिक और हिलोबियल, यानी आधे भ्रूणपोष के अंतर्गत तो केंद्रक विभाजन व कोशिका द्रव्य विभाजन साथ साथ चलते रहते हैं, जबकि एक तरफ केवल केंद्रक विभाजन ही होता रहता है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है भ्रूणोद्भव या भ्रूण का विकास।
प्राथमिक या असत्य निषेचन के द्वारा अंड कोशिका और नर केंद्र के द्वारा क्या हुआ था, युग्मनज का निर्माण हुआ था। और युग्मनज वापस क्या है, एक द्विगुणित संरचना है। तो युग्मनज या अंग्रेजी में अपन कह देते हैं जाइगोट। युग्मनज से भ्रूण का जो निर्माण है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण जो है वो क्या कहलाता है, भ्रूणोद्भव कहलाता है। ठीक है, भ्रूण का जो विकास होता है युग्मनज से, उसको अपन क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव। और इसके अंतर्गत क्या होता है, अब देखिए युग्मनज ये कई चरणों में होता है। और जो प्राथमिक विकास है यानी प्रारंभिक जो विकास है वो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादपों में समान प्रकार का होता है। तो सबसे पहले अपन यूं कहते हैं कि युग्मनज से क्या बनता है, युग्मनज से बनता है प्राक भ्रूण, यानी भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था, प्रो एम्ब्रियो। और प्राक भ्रूण बाद में क्या होता है, प्राक भ्रूण बाद में गोलाकार संरचना में परिवर्तित हो जाता है। गोलाकार से यह हृदयाकार संरचना में परिवर्तित हो जाता है और हृदयाकार संरचना से फिर ये परिपक्व संरचना में परिवर्तित हो जाता है, मेच्योर हो जाता है या अनियमित आकार का हो जाता है। तो इन दोनों को अपन साथ साथ पढ़ेंगे, भ्रूणोद्भव। अब देखिए यहां पर क्या है, आवृत बीजी जो पादप है वो अपने पास दो प्रकार के होते हैं, एक द्विबीजपत्री और दूसरा एक बीजपत्री। ठीक है, तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री दोनों में युग्मनज का निर्माण समान और प्राक भ्रूण का निर्माण समान। ठीक है, यहां तक तो दोनों पादपों के अंतर्गत समान प्रकार की प्रक्रिया चलती है। और उसके पश्चात दोनों के अंतर्गत अलग अलग प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि प्राक भ्रूण का जो विकास होता है उसके अंतर्गत एक बीजपत्री पादपों की बात करें तो उसमें क्या होता है, बीजपत्र एक ही बनता है, जबकि द्विबीजपत्री के अंदर दो प्रकार के बीज बनते हैं। तो एक आप उदाहरण याद रखेंगे, द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूणोद्भव का जो अध्ययन है वो सबसे पहले कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस पादप का नाम बता रहा हूं मैं आपको, याद कर लेना, एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस नामक पादप में भ्रूण के विकास का अध्ययन किया था हेनस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। यानी सबसे पहले भ्रूणोद्भव का अध्ययन हेनस्टीन ने एक क्रूसीफेरी कुल के पादप ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल के पादप कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में हेनस्टीन नामक वैज्ञानिक ने भ्रूणोद्भव का अध्ययन किया था। तो सबसे पहले यहां क्या होता है, सबसे पहले जो युग्मनज बना है उस युग्मनज से दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक आधारीय कोशिका और दूसरी एपिकोटाइल या टर्मिनल या उपांतीय कोशिका। और उपांतीय कोशिका अपना सस्पेंसर या यूं कहते हैं चूसकांग का निर्माण करती है, जबकि आधारीय कोशिका जो है वो प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण करती है। इस प्रकार से संपूर्ण प्रक्रिया होती है, ये आप लोग चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में भ्रूण का विकास किस प्रकार से हो रहा है। तो जो अपन ने ये प्रक्रियाएं लिखी है कौन कौन सी, प्राक भ्रूण से गोलाकार, गोलाकार से हृदयाकार, हृदयाकार से परिपक्व अवस्था। तो ये देखिए सबसे पहले युग्मनज का निर्माण हुआ और युग्मनज से दो कोशिका, अब क्या होगा, अब सारे के सारे समसूत्री विभाजन होंगे, समसूत्री विभाजन के द्वारा इसका आगे विकास होगा। तो ये उपांतीय कोशिका और ये आधारीय कोशिका। तो दो कोशिका यूं कह सकते हैं, दो कोशिका से फिर क्या बनेंगी, चार कोशिका, और चार कोशिका को क्या कह देते हैं, चतुष्टांक। और चार कोशिकाओं से फिर क्या बनेगी, 8 कोशिकाएं बनेंगी। और 8 कोशिकीय समूह को क्या कह देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कोशिकीय भ्रूण को क्या कह देंगे, अष्टांग। और अष्टांग के बाद में ये क्या करेगी, उपांतीय कोशिका, मैंने आपको बताया कि ये चूसकांग का निर्माण करेगी और नीचे की तरफ जो भ्रूण है वो इस प्रकार से कोशिका विभाजन करते हुए गोलाकार संरचना का निर्माण करता है। और फिर गोलाकार संरचना से
ये रूपांतरित हो जाता है किसमें, नेक्स्ट स्टेज के अंदर ये गोलाकार संरचना से रूपांतरित हो जाता है किसमें, इस प्रकार से हृदयाकार संरचना में। ये इसके अंदर मैं पूरी कोशिका नहीं बना रहा हूं, ये इस प्रकार से पूरा का पूरा कोशिकीय होता है। और हृदयाकार संरचना के पश्चात ये जो संरचना है वो परिवर्तित हो जाती है किसमें, मैच्योर संरचना में। इस प्रकार से ये क्या बन जाएंगे, इसमें 2 बीज पत्र बन जाएंगे और ये निलंबक का निर्माण करेंगे, ये चूसकांग है। तो इस प्रकार से क्या होता है, द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास होता है। अर्थात सबसे पहले युग्मनज से प्राक भ्रूण बनता है, प्राक भ्रूण से फिर 2 कोशिकाएं बनती है, हाइपोबेसल और एपीबेसल, ठीक है, आधारीय कोशिका और उपांतीय कोशिका। इसके पश्चात 4 कोशिका में ये रूपांतरित होती है जिसे चतुष्टांग कहते हैं। चतुष्टांग से फिर अष्टांग और अष्टांग से फिर गोलाकार संरचना, गोलाकार संरचना से हृदयाकार संरचना और हृदयाकार संरचना से परिपक्व संरचना या परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है। तो द्विबीजपत्री पादपों में 2 प्रकार के बीज पत्र इनके अंतर्गत बन जाते हैं। प्रांकुर मूलांकुर के ऊपर इनको घेरे हुए संरचना पाई जाती है, जिसका अध्ययन अपन अपने अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। और साथ ही साथ एक बीजपत्री बीज का अध्ययन, एक बीजपत्री पादपों में भी भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।